विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः आरएनटी एजुकेशन बोर्डवा यूट्यूब चैनल में स्वागत। साथियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 का प्रथम पाठ, जिसके अंदर अपन ने भाग 1 और 2 के अंदर भोजन का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो आज का टॉपिक है मानव स्वास्थ्य, अर्थात मनुष्य किन किन के कारण अस्वस्थ रहता है, या ऐसा मनुष्य कौन कौन सी क्रियाएं करता है जिसके कारण मनुष्य का शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है। तो बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले जल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जल है वो अपने शरीर की अधिकांश उपापचयी क्रियाओं के अंदर सहायक है। शरीर की जो भी उपापचयी क्रिया हो रही है, शरीर की अन्य जो भी क्रिया हो रही है, उसके अंदर जल की योग्यता या जल की भागीदारी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अपन जल की बात करते हैं। तो साथियों, पहले बात करते हैं पीने योग्य जल के गुण कि अपन किस प्रकार का पानी पी सकते हैं। पीने योग्य जल के गुणों के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले तो ऐसा पानी जिनमें सूक्ष्म जीव, विषाणु, जीवाणु इत्यादि नहीं हो। दूसरी बात है जल में आंखों से दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात है इसके अंदर जल का पीएच मान 7 होना चाहिए, अर्थात जल है वो हमारा उदासीन होना चाहिए। अगर जल के पीएच का मान 7 से कम है तो जल हो जाएगा अम्लीय, अगर 7 से अधिक है तो जल हो जाएगा क्षारीय। अतः हमें हमारे लिए न तो अम्लीय जल उपयोगी है न ही क्षारीय जल उपयोगी है। हमारे लिए जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। साथियों, अगली बात करते हैं तो जल के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन खुली हुई होनी चाहिए। जल के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन खुली हुई होनी चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा बहुत सारे ऐसे फैक्ट है, अपन इसके बारे में बात की। आगे बात करते हैं अपन दूषित जल के शरीर पर प्रभाव, अर्थात गंदा जल पीने पर शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं या कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अपन बार बार दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो शरीर है वह रोगी हो जाएगा, या मैं कह सकता हूं हमारा शरीर है वह अस्वस्थ हो सकता है। तो जिसके अंदर बात करें या बात करूं मैं दूषित जल से अपने शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो सबसे पहली बीमारी है हैजा है, टाइफाइड है, पैसिस है, इत्यादि बीमारियां अपन को दूषित जल के कारण हो सकती है। और ये बीमारियां जल के अंदर सूक्ष्म जीव है, वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, इनकी उपस्थिति के कारण ये अपन को इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। साथियों, बात करूंगा एक कर्मी है जो दूषित जल के अंदर पाया जाता है,
और उस गर्मी के कारण एक रोग होता है, उस रोग का नाम है बाला या नारू रोग। अब बात करते हैं यह बाला या नारू रोग कौन से कृमि के द्वारा फैलता है, तो उस कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस, यह कृमि है। और इस कृमि के कारण कौन सा रोग होता है, नारू या बाला रोग होता है। इस रोग का राजस्थान में सन 2000 के बाद कोई रोगी नहीं मिला है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान में सन 2000 के बाद में इस बाला या नारू रोग के प्रति उन्मूलन हो चुका है। ये कृमि अब राजस्थान में नहीं है। ठीक है साथियों, ये होगी अपने जल के बारे में थोड़ी सी बात। आगे अपन बात करते हैं साथियों, अगला टॉपिक अपना है मोटापा, ओबेसिटी। देखिए मोटापा क्या होता है। सबसे पहली बात है कि शरीर पर अत्यधिक मात्रा में वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा। शरीर पर अत्यधिक मात्रा में वसा का जमाव क्या है, मोटापा है। बात करते हैं मोटापे के बढ़ने के कारण, मोटापा क्यों फैलता है या मोटापा क्यों होता है, तो उसके कारण है सबसे पहला जो कारण है शरीर का वजन बढ़ना। दूसरा कारण है अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। चर्बी युक्त भोजन या जंक फूड, या मैं कह सकता हूं कृत्रिम भोजन। तीसरी बात है अधिक ऊर्जा युक्त भोजन करना। ये सभी कारण किसके हैं, मोटापे के कारण है। वसा का जमाव, मोटापा होता है, ये इनके कारण है। शरीर का अत्यधिक वजन बढ़ना, लगातार चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड्स या फिर कृत्रिम भोजन करना, अत्यधिक चर्बी युक्त या अत्यधिक ऊर्जा युक्त भोजन करना, ये इनके कारण है। फिर बात करूं, एक शब्द है BMI, जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात शरीर भार सूचकांक। अब ध्यान दीजिए ये BMI क्या बताता है, ये BMI शरीर की लंबाई और भार का अनुपात। ये BMI हमें क्या बताता है, शरीर की लंबाई और भार का अनुपात बताता है कि शरीर की कितनी लंबाई में शरीर का कितना भार होना सही है। तो बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब अगर BMI आपकी 25 है तो आप क्या हो, स्वस्थ हो। लेकिन अगर आपकी BMI 30, ये मीटर स्क्वायर शरीर का क्षेत्रफल है, अगर आपकी BMI 30 पार हो गई है, इसका मतलब आप मोटापे से ग्रसित हो। आपकी कितनी BMI होने पर, 30 BMI होने पर आप मोटापे से ग्रसित माने जाते हैं। और ये अपन को कौन रहता है, ये रहता है अपन को BMI। ठीक है साथियों, फिर आगे बात करते हैं अपन इस सबसे पहली बात है, शरीर के अंदर तनाव है, अनिद्रा है
और श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तनाव है, अनिद्रा है, श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और भी रोग है, जैसे बात करें अपन अस्थि संध्यार्थी। इस रोग के अंदर क्या होता है, व्यक्ति की जो भी हड्डियां हैं, हड्डियों की जो भी जॉइंट है, उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है अस्थि संध्यार्थी रोग के अंदर। और दूसरी बात करूं तो व्यक्ति की जो संभावित आयु है वो भी इस मोटापे के कारण घट सकती है। तो संभावित आयु में कमी किसके कारण, मोटापे के कारण। तो साथियों ये अपना टॉपिक हुआ मोटापा, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, कारण है, रोग है, क्यों होता। तो साथियों अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर लगाए जाने वाला दाब क्या कहलाता है। ये इसके अंदर रक्त बह रहा है और ये वाहिनियां हैं। तो रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। फिर बात करते हैं एक सामान्यतः व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वह सिस्टोलिक और डायास्टोलिक, ध्यान देना, दो महत्वपूर्ण शब्द है, सिस्टोलिक और डायास्टोलिक के रूप में मापन किया जाता है। यह पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक है धमनी और एक है शिरा। ये शरीर के अंदर दो प्रकार की वाहिनियां हैं, इन दोनों वाहिनियों का अलग अलग कार्य है। तो धमनी का कार्य है कि हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाना, और शिरा का कार्य है अंगों से रक्त को वापस हृदय में पहुंचाना। दोनों का अलग कार्य है। इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो अपन ने बात की कि जो रक्तचाप है वो सिस्टोलिक और डायास्टोलिक के रूप में मापन किया जाता है। अभी अपन देखेंगे कि ये सिस्टोलिक क्या है और डायास्टोलिक क्या है। एक व्यक्ति का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg मिलीमीटर मर्करी। तो बात करते हैं जो ऊपर की संख्या है 120, यह तो अपना है सिस्टोलिक। क्या है, सिस्टोलिक। और जो नीचे की संख्या 80 है यह है डायास्टोलिक। अब बात करते हैं साथियों कि सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक क्या है, हृदय के अंदर सिस्टोलिक वह स्थिति है जब हृदय संकुचित होकर रक्त पंप करता है। जब हृदय संकुचित होकर रक्त पंप करता है उस समय धमनियों के अंदर का दाब क्या है, सिस्टोलिक। या अपन कह सकते हैं उसका दाब है वो 120 होता है, ये हो गया अपना सिस्टोलिक। फिर बात करते हैं डायास्टोलिक। तो डायास्टोलिक क्या है, जब हृदय संकुचित होकर वापस शिथिल अवस्था में आता है। उस समय का दाब, कौन सा दाब, डायास्टोलिक। और उस समय का दाब कितना होना चाहिए,
80 मिलीमीटर पारे के समान। ठीक है साथियों, एक बार दोबारा समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक, जब हृदय संकुचित होकर को पंप करता है उस समय धमनियों के अंदर का दाब सिस्टोलिक, और जब हृदय संकुचित होकर वापस शिथिल अवस्था में आ जाता है उस समय धमनियों का दाब डायास्टोलिक कहलाता है। अब देख लेते हैं कि इनकी रेंज क्या होनी चाहिए। सिस्टोलिक की रेंज है वो 90 से अगर 120 के बीच में आती है, इसका मतलब आप स्वस्थ हो। और अगर बात करूं डायास्टोलिक की, तो इसकी रेंज है वो 80 से 60 से 80 के बीच में है, इसका मतलब आप क्या हो, स्वस्थ हो। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, सामान्य है। कौन सी स्थितियों में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मेरा ब्लड प्रेशर 98/78 mmHg है, तो मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, लो है या हाई है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, 98 और 78 का। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर का मापन। ब्लड प्रेशर का जो मापन है वो एक मशीन है, उस मशीन का नाम है स्पाइरोमेनोमीटर, या ऐसे अपन कहते हैं नॉर्मली भाषा में रक्तचाप मापी यंत्र। रक्तचाप मापी यंत्र कह सकते हैं। तो इसका मापन है वो स्पाइरोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी यंत्र। कई बार आपने देखा होगा, जब बुजुर्ग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ पर लगाकर जो आपको मशीन लगाता है वही तो अपना रक्तचाप मापी यंत्र है। उसके द्वारा व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है। तो समझ आ गया ब्लड प्रेशर क्या होता है। रक्त वाहिनियों पर रक्त का डाला गया दाब, ये माना कि रक्त वाहिनियां हैं और इसके बीच में रक्त बह रहा है, और इसी रक्त का इन रक्त वाहिनियों पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो साथ में ये छोटा सा टॉपिक अपना पूरा हुआ। अगला अपना टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ अर्थात अपन कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से नशीले पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं या हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में भी अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे नशीले पदार्थ है, जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, मदिरा है, अफीम है, ये नशीले पदार्थ चार हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए आनंद प्राप्ति करने के कारण इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन बार बार इनका सेवन करने के कारण व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, जिसके कारण इसको हमेशा इनका प्रयोग करना पड़ता है। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन गुटखा। क्या होता है गुटखे के अंदर, जिसके कारण अपने इसकी आदत लग जाती है या फिर उनको नशा आता है। तो बात करते हैं गुटखे की, तो इसका जो निर्माण है वो एक तो है सुपारी के टुकड़े, संश्लेषित खुशबू, सोना तथा और धातुओं के टुकड़े, इन सभी पदार्थों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, और उस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मतलब गुटखा। क्या कहते हैं, गुटखा कहते हैं। साथियों, गुटखों का इस प्रकार के नशीले पदार्थ का बार बार सेवन करने के कारण हमारे मुंह के जो जबड़े हैं या मुंह के जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कठोर।
जिनके कारण जबड़ा खुल नहीं पाता है, जिसके कारण जबड़ा क्या होता है अपना खुल नहीं पाता है, और इस रोग को अपना कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग का नाम क्या है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और इस रोग के अंदर व्यक्ति की जो जबड़े की मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है और जबड़ा आसानी से खुल नहीं पाता है। किसके सेवन के कारण? गुटखे के सेवन के कारण। ठीक है साथियों, अगला अपना जो नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। साथियों बात करते हैं इस तंबाकू के बारे में। तो इसकी जो प्राप्ति है वो एक पौधा है निकोटिएना टोबेकम नामक पौधे की पत्तियों से इसकी प्राप्ति की जाती है। पौधे की पत्तियों से तंबाकू कौन सा पौधा है? निकोटिएना टोबेकम नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। और इसकी पत्तियों के अंदर एक एल्केलॉइड्स है, वो एल्केलॉइड है निकोटीन। कौन सा एल्केलॉइड्स है? निकोटीन। और इसकी मात्रा होती है 1 से 8%, जिसके कारण व्यक्ति को नशा आता है। तो निकोटिएना टोबेकम हो गया। इस तंबाकू का सेवन है वो व्यक्ति है बीड़ी है, सिगरेट है, सिगार है, हुक्का है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रक्रम है जिसके माध्यम से व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है। तो बात करते हैं अपना इस तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी हानियां होती है, अपने शरीर को कौन कौन सी हानियां होती है। सीधी सी बात है भाई, नशीले पदार्थ है तो अपने शरीर में क्या होगी? हानियां होगी। और जिसमें सबसे पहली बात है गले, मुंह, जीभ है या फिर फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना। क्या? गला, मुंह, जीभ, फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना। दूसरी बात है निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। कहने का मतलब है, माना कि ये कोई अपनी रक्त वाहिनी है और अगर यह निकोटीन इसकी दीवारों को मोटा करेगा तो अंदर जो रक्त है, रक्त की मात्रा क्या हो जाएगी? रक्त का जो प्रेशर है वो इस पर बढ़ जाएगा। अपन कह सकते हैं कि जो बीपी है वो क्या हो सकती है? हाई हो सकती है। दूसरी बात है कि तंबाकू के जो धुआं है उस धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कौन सी गैस है? कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस। और ये क्या शरीर के अंदर क्या करती है? जो आरबीसी है, आरबीसी को नष्ट कर देती है। क्या करती है? आरबीसी को नष्ट कर देती है, जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। क्या होता है? तो अपने
बात करें भाई ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है, ये आरबीसी करती है। और जब आरबीसी नष्ट हो रही है तो ऑक्सीजन का परिवहन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह हानियां हैं अपने सामने तंबाकू के बारे में। तीसरा अपना है मदिरा। आप सब लोग जानते हैं मदिरा के बारे में, जैसे नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, शराब। ठीक है साथियों, इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है। अलग अलग प्रकरण के अंदर इसका अलग अलग निर्माण किया जाता है और इसके अंदर जो एल्केलॉइड्स है वो मिलाया जाता है। एथिल एल्कोहल C2H5OS क्या मिलाया जाता है, एथिल एल्कोहल। और प्रत्येक मदिरा के अंदर इस एथिल एल्कोहल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। बात करते हैं इनसे हानियां, क्या हानियां होती है। सबसे पहले हानि यह है कि शरीर का संतुलन बिगड़ना, शरीर का संतुलन बिगड़ना। दूसरी बात है मस्तिष्क की स्मरण क्षमता में कमी, जो अपनी मस्तिष्क की याद रखने की मेमोरी है उसमें कमी हो सकती है अगर हम बार बार मदिरा का सेवन करते हैं तो। तीसरी बात है अगर अपन एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में लिया है तो ये एल्कोहल जब यकृत में पहुंचता है तो इस एल्कोहल को यकृत है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और एक एसिटाल्डिहाइड ये एक विषैला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ है जो अपने शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरी बात है व्यक्ति का शरीर व आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। किसके कारण, इस मदिरा सेवन के कारण। तो साथियों आपसे मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन आप कभी नहीं करें। अगर आप करते हैं तो जो मैंने हानियां बताई है इन हानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। अगला अपना है अफीम। साथियों अफीम की जो प्राप्ति है वो पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप के फलों से प्राप्त दूध को सुखाकर की जाती है। तो अफीम की जो प्राप्ति है पेपेवर सोमनिफेरम नामक पौधे के फलों से प्राप्त दूध को सुखाकर की जाती है। और इस अफीम के अंदर बहुत सारे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। जैसे मार्फिन, कोडीन है, निकोटीन, पेपेवरी और सोमनिफेरम
एल्केलॉइड्स इस अफीम के अंदर पाए जाते हैं। साथियों, बात करते हैं, ये हो गए इसके अंदर एल्केलॉइड्स, मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, पेपिवरिन है, सोमनिफेरम इत्यादि। बात करते हैं जो मार्फिन है और कोडीन नामक एल्केलॉइड्स का प्रयोग दर्द निवारक दवाइयों के अंदर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस अफीम की खेती की जाती है। मार्फिन और कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवाइयों के अंदर, इसलिए इसकी खेती की जाती है। साथियों, बात करते हैं, इसका बार बार सेवन करने से जो अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति है वो बार बार बीमार रहता है और व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? इस बार बार अफीम के सेवन के कारण। ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिनका थोड़ा थोड़ा पहले प्रयोग करने के कारण इसका व्यक्ति है वो आदी बन जाता है और आदत लग जाती है, इसका बार बार इसको प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार रहता है और व्यक्ति की असामयिक रूप में मृत्यु हो जाती है। थैंक्स।